यस, तो आज की हेडिंग हम लोग लेते हैं। पहले बच्चों एक एक छोटा सा नोट है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट होगा आपका सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लेके ही। नोट के अंदर कुछ मैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट रहेगा आपका, इसमें फर्स्ट कंडीशन की बात करेंगे, QIP, ठीक है, इट इज लेस देन KSP, ठीक है। अच्छा, QIP और KSP, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो, QIP की अगर बात करते हैं तो QIP इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयोनिक प्रोडक्ट। और KSP क्या होता है, दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, दिस इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लिखने का जो तरीका है वो कुछ बिल्कुल एक जैसा ही है दोनों में, हम लोगों ने पहले भी चेक किया है। तो देखो, दो चीजें हैं, यहाँ पे लिखा है QIP, QIP मतलब है इट इज आयोनिक प्रोडक्ट, और SP का मतलब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और जब बच्चों के यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस के का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो KSP निकाला जाएगा तो रिएक्शन किस में होनी चाहिए, रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज के यहाँ पे यूज किया गया है ना, के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो डेफिनेटली USP अपन कम निकालेंगे जब कोई भी गिवन केमिकल रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में होगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, है ना, और प्रोडक्ट साइड जो आयंस होंगे, उन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उनका आपस में जो मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, KSP। हमने KSP के बारे में पहले भी डिस्कशन किया है, जैसे मैं आपको यहाँ करके दिखाऊं कि जैसे बच्चों हमारे पास एक AB टाइप का सॉल्ट है, ठीक है, अपन ने इसे आयोनाइज कराया तो यहाँ से मिला A+ और B- एक्वस। रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो अपन KSP डायरेक्ट निकालेंगे। आप कोई भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम आपको यहाँ से दिख रहा है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, इसका मतलब वहाँ KSP निकाला जाएगा। और KSP इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, A+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू B- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट साइड में जो आयंस बनेंगे, उन आयंस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म का हम आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे एट इक्विलिब्रियम, इट इज कॉल्ड KSP। ये बात समझ में आई, KSP का मतलब क्या है। नाउ कम्स आयोनिक प्रोडक्ट। तो आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मतलब QSP का मतलब क्या है, इसको समझते हैं अपन, है ना। तो जब कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंचेगी, एक ऐसा टाइम जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुकी है, तो अपन क्या निकालेंगे बच्चों, KSP। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा जो कंडीशंस आएंगी, जब रिएक्शन प्रोसीड तो हो रही है बट रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं पहुंची, तो उसके बाद जो टाइम होगा, टाइम को छोड़ के बाकी किसी भी टाइम पे अगर आपको कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड के जो कंसंट्रेशन टर्म का अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो इसे अपन बोलते हैं KIP। तो मैं KIP लिख के दिखाऊं, जैसे मान के चलो मैंने लिया जो सेम रिएक्शन है आपकी AB। ये रिएक्शन ना इक्विलिब्रियम पे नहीं होनी चाहिए, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो जाएगी तो अपन KSP निकालेंगे। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, मतलब सिंगल एरो दिख रहा है, तो यहाँ से बन रहा है A+ आयन और B- आयन। तो इस केस में प्रोडक्ट साइड के जो आपके आयंस हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इट इज कॉल्ड QIP। तो QIP इज इक्वल टू क्या होगा, मैं इधर लिखता हूँ, QIP का बेसिक मतलब क्या है, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी टाइम, ठीक है, अदर देन इक्विलिब्रियम। आपको ध्यान देना, इक्विलिब्रियम टाइम पे अपन KSP निकालेंगे, इक्विलिब्रियम टाइम को छोड़ने के बाद बाकी जो कंडीशंस आएंगी उस केस में से बोलते हैं QIP। तो QIP इज इक्वल टू यहाँ से क्या बन गया, QIP इज इक्वल टू बन जाएगा आपका A+ एंड B-1। कॉफिशिएंट तो बन बना है तो उससे मतलब है नहीं, ये बन गया आपका यहाँ से QIP। बिल्कुल बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसा ही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। प्रोडक्ट साइड में जो आपके आयंस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, हम उनका मल्टीप्लिकेशन ही तो कर रहे हैं, बट किसी भी टाइम पे करेंगे तो इट इज कॉल्ड QIP।
एट इक्विलिब्रियम पे करेंगे तो इट इज कॉल्ड KSP। दोनों का रिजल्ट देखो एक जैसा है, यहाँ भी वही दिख रहा है और इधर भी वही दिख रहा है। ये बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? QIP क्लियर एंड QSP क्लियर। QSP कब निकालना है, QIP कब निकालना है? अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी तो अपन बोलेंगे कि यहाँ से QIP निकाला जाए, सॉरी KSP निकाला जाए। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम टाइम पे नहीं होगी तो अपन क्या निकालेंगे, QIP निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? यस। चलो, अब इस कंडीशंस की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, तो उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बच्चों किसी भी गिवन न्यूमेरिकल के अंदर अगर QIP की वैल्यू KSP से कम होती है, QIP के वैल्यू KSP से कम होती है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन होगा आपका अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन कैसा होगा आपका? सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने पढ़ा है पहले भी, व्हाट इज द मीन ऑफ अनसैचुरेटेड? व्हाट इज द मीन ऑफ अनसैचुरेटेड? मैंने कहा था कि जैसे एक बीकर है, इस बीकर में अगर मान के चलो बच्चों जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट की एफिशिएंसी मान के चलो सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की थी बच्चों 10 ml या 10 मोल कह देता हूं मैं, चलो 10 मोल NaCl इसमें डिसॉल्व हो सकता है मैक्सिमम। बट हमने बच्चों क्या किया, इसके अंदर सिर्फ 7 मोल्स NaCl को ही डिसॉल्व कराया। इसका मतलब ये अभी जो आपका सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन अभी भी 3 मोल्स और NaCl को एक्सेप्ट कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। अरे समझ में आ रहा है? तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर ये बात समझ में आएगी कि बच्चों QIP की वैल्यू निकालनी होगी और KSP की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है? तो अगर QIP की वैल्यू कम आती है KSP से, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अगर बच्चों सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड है, इसका मतलब ये होगा कि मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व, मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व, और सॉल्ट आपको इसमें डिसॉल्व हो सकता है, इसका मतलब ये होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट कंडीशन क्लियर। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन हमने कहा कि बच्चों अपन ने सॉल्व किया कि QIP की वैल्यू KSP के इक्वल हो गई। QIP इज इक्वल टू KSP। आपने न्यूमेरिकल में सॉल्व किया, एक तरफ बच्चों आपने QIP की वैल्यू निकाली, एक तरफ आपने KSP की वैल्यू निकाली, और देखा कि दोनों की वैल्यू इक्वल आ चुकी है। दोनों की वैल्यू इक्वल आने का मतलब, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया ना मैंने कि Q की वैल्यू K से कम हो रही है, Q की वैल्यू K के बराबर आ रही है, इसका मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। अगर बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा बनेगा? तो यहाँ पे कैसा होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी गिवन न्यूमेरिकल के अंदर अगर बच्चों QIP, इट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, आयनिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अपन, अगर बच्चों QIP की वैल्यू KSP के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा आपका? सैचुरेटेड होगा। अरे समझ में आ रहा है? और सैचुरेट कंडीशन का मतलब, व्हाट इज द मीन ऑफ सैचुरेटेड? यस, सैचुरेट का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर अगर उसकी एफिशिएंसी बच्चों 10 मोल्स डिसॉल्व करने की है सॉल्यूट की, तो उसने 10 मोल्स ही डिसॉल्व कर लिए हैं, इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। वो सैचुरेशन पे पहुंच चुका है। इट इज क्लियर? यस, ये पॉइंट समझ में आया? ओके, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लेते हैं अपन। अगर बच्चों क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई QIP की जो वैल्यू है, QIP इफ ग्रेटर देन KSP, QIP की वैल्यू KSP से अधिक हो रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन होगा आपका सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब किसी भी सॉल्वेंट में, मैं बच्चों कहता हूँ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अगर इस वाटर मॉलिक्यूल्स में अगर मैं डालता हूँ बच्चों 10 मोल्स NaCl, 10 मोल्स NaCl, तो अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों डिसॉल्व करता है सपोज 8 मोल, 8 मोल मैक्सिमम डिसॉल्व करता है। जैसे मैं कहता हूँ आपको पानी पीना है, आपको 1 लीटर पानी पीना है, और गलती से आपको ना 1.5 ml आपको लीटर पानी पिला दिया गया, ऑब्वियसली 500 ऊपर पिला दिया गया, उसका मतलब ये है कि अगर 8 मोल अगर NaCl को
ये सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता है मैक्सिमम। आपने 10 मोल्स डाल दिए तो कहीं ना कहीं आपने 10 - 8 मतलब 2 मोल्स आपने एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो 2 मोल्स जो एक्स्ट्रा डाल दिए हैं क्या वो डिसॉल्व होंगे इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट में? बिल्कुल नहीं। तो ये 2 मोल्स एक्स्ट्रा डिसॉल्व नहीं होंगे। जब ये डिसॉल्व नहीं होंगे बच्चों तो यही 2 मोल क्या करेंगे, यही 2 मोल क्या करेंगे, पीपीटी प्रेसिपिटेट जो बीकर के नीचे जाके बॉटम में जाके बच्चों इकट्ठा हो जाएगा। तो ये पीपीटी बच्चों 2 मोल्स आपको वही पीपीटी की फेज में दिखाई देगा। अरे बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर। तो पीपीटी कहां देखने को मिलेगा? जब कंडीशन बच्चों ये सेटिस्फाइड होगी, क्यू आईपी की वैल्यू अधिक हो जाए केएसपी से, देन सॉल्यूशन मस्ट बी सुपर सैचुरेटेड और प्रेसिपिटेट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। बट जब यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड। अब इसमें फर्दर कुछ भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। अगर बच्चों क्यू आईपी की वैल्यू कम होती है, जो मैंने पहले बताया था कि क्यू आईपी की वैल्यू अगर कम होती है केएसपी से, तो इसका मतलब है कि वहां पे आप फर्दर आप और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हो वहां पे। नाउ इट इज क्लियर। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? यस। नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन। तो कंडीशन ऑफ पीपीटी बच्चों समझ में आया आपको? यस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, नेक्स्ट इज फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले, चेंज करने वाले बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स, इन फैक्टर्स पे अपन करेंगे डिस्कशन। ओके, तो इसमें फर्स्ट फैक्टर हम लोग लेते हैं। यस, फर्स्ट फैक्टर बच्चों लिया अपन ने नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं और इसके साथ अपन नेचर ऑफ सॉल्यूट की भी बात करते हैं सेकेंड फैक्टर में। दोनों का एक जैसे ही बच्चों आंसर आएगा। ये तो मैं नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या बच्चों नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर का मतलब बच्चों कैसा है? पोलर एंड नॉन पोलर। ये जो नेचर वर्ड लिखा है, इस नेचर का मतलब यह है कि मॉलिक्यूल्स बच्चों पोलर है या फिर मॉलिक्यूल्स आपका नॉन पोलर है। नाउ इट इज क्लियर। यस। तो अब यहां से इस नेचर का मतलब तो समझ में आ गया। तो अगर बच्चों मैं कहता हूं कि इफ सॉल्वेंट का नेचर बच्चों पोलर है, अगर सॉल्वेंट का नेचर पोलर है, और सॉल्वेंट का मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं? मैक्सिमम है। सॉल्वेंट बच्चों अपन किसको बोलते हैं? जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो? मैक्सिमम हो। व्हाट इज द मीन ऑफ सॉल्यूट? सॉल्यूट का मतलब होता है कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स बच्चों कैसे हो? नंबर ऑफ मोल्स आपकी मिनिमम हो, उसे अपन बोलेंगे सॉल्यूट। अब यह है कि अगर मान कर चलो सॉल्यूट का नेचर बच्चों पोलर है, तो सामने सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट का नेचर पोलर है तो सॉल्यूट का नेचर भी पोलर होना चाहिए। अब मैं कहूं कि अगर सॉल्वेंट का नेचर नॉन पोलर है तो सॉल्यूट का नेचर भी नॉन पोलर होना चाहिए। अगर सॉल्यूट का नेचर बच्चों नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी आपका नॉन पोलर होना चाहिए। इट मींस लाइक डिजॉल्व लाइक, इट मींस लाइक लाइक डिजॉल्व लाइक प्रॉपर्टी को फॉलो होगा। मतलब जिस टाइप का सॉल्यूट होगा उसी टाइप का सॉल्वेंट होना चाहिए, तो बच्चों उसमें वो डिजॉल्व होगा। अगर आपका सॉल्यूट जिस टाइप का होगा तो सॉल्वेंट कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान दो। तो बच्चों पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में अगर बात करी जाए तो हम लोग बच्चों डिसाइड करते हैं डाइपोल मोमेंट से। अगर जो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर बच्चों आती है जीरो, किसी मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट की बच्चों वैल्यू आती है जीरो, इट मींस मॉलिक्यूल्स कैसा होगा आपका? नॉन पोलर। और यहीं पे अगर मैं कहूँ किसी भी मॉलिक्यूल्स के नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आती है नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कैसा होगा आपका? पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। अरे समझ में आ रहा है? करूंगा आपको, लेकिन अभी सिर्फ आप ध्यान रखो थोड़े समय के लिए कि सॉल्वेंट का नेचर जैसा है वही नेचर का होना चाहिए। सॉल्वेंट आप है, तो मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप ध्यान दो, आपको और समझ में आएगा।
जैसे बच्चों मैंने कहा कि सॉल्वेंट आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब कि इसके सामने जो सॉल्यूट बच्चों आने चाहिए वो आपके कैसे आने चाहिए, पोलर आने चाहिए, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, पोलर इन नेचर होता है। कैसे डिसाइड करो सर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे दो बच्चे होंगे इस तरीके से लोन पेयर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, मैं आपको थोड़ा सा ना डाइपोल मोमेंट समझाता हूँ, ध्यान दो भाई। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो आपको पता है कि सर ऑक्सीजन की। तो मुझे बताओ ये जो आपके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है ना, सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस सिग्मा बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है। तो मुझे बताओ ध्यान से कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बच्चों किधर से किधर मूव करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम दैट अट्रैक्ट दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां शिफ्ट करेगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अरे समझ में आ रहा है? दिस इज वेक्टर। तो आप मुझे बताओ यहाँ से जो मैंने साइन बनाया है, क्या आपको ये समझ में आया? इसका हेड बच्चों टुवर्ड्स ऑक्सीजन क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कहीं आपके हाइड्रोजन से, तो इसका हेड इधर बनेगा। नाउ कम्स सेकेंड, तो यहाँ भी आपका हेड इधर ही बनेगा। और बच्चों जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर्स के एक साथ रूल्स होता है कि लोन पेयर कहीं भी बने हो तो लोन पेयर में जो बच्चों डायरेक्शन होगा आपके डाइपोल का, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल हमेशा बच्चों होता है अबे। अबे का मतलब क्या होता है? दूर। तो सेंट्रल एटम से हमेशा दूर की तरफ आपका क्या होगा? जो एरो बनाया जाएगा, डाइपोल का जो साइन बनाया जाएगा हमेशा अबे होगा। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आप जब एरो बनाओगे तो ये बच्चों इस डायरेक्शन में जाएगा और ये जाएगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो मुझे बताओ ध्यान से आपको क्या दिख रहा है? क्या सारे के सारे डाइपोल एक डायरेक्शन के अंदर दिखाई दे रहे हैं? क्या सारे के सारे डाइपोल का मूवमेंट बच्चों एक डायरेक्शन में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं। जब सारे के सारे बच्चों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन। तो एडिशन होने के बाद यहाँ पे आपकी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू इस वाटर मॉलिक्यूल्स में जो बच्चों नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 निकल के आएगा। क्या समझ में आया आपको? इट इज क्लियर? अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बच्चों सारे सारे डाइपोल तो ऑब्वियसली कि डाइपोल की वैल्यू बच्चों यहाँ पे ऐड होने वाली है, तो कुछ तो रिजल्ट निकल के आएगा। वो 0 से अधिक होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ना ही 0 से कम होगा, वो 0 से अधिक आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स कैसा है? पोलर है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स अगर बच्चों पोलर है तो इसमें कैसे सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे? इसमें सारे के सारे पोलर सॉल्यूट आपके डिसॉल्व होंगे। नाउ इट इज क्लियर? जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा कि सपोज NaCl, NaCl बच्चों डिसॉल्व होगा। यस, आप बिल्कुल बोलोगे सर यहाँ पे सोडियम प्लस है, Cl माइनस आयन है, बिल्कुल डिसॉल्व होगा। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ क्या मीथेन मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होगा? क्या मीथेन डिसॉल्व होगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर मीथेन के अंदर जो कार्बन है और जो बच्चों 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बच्चों कितना आता है? 2.1। आपको क्लास में लिखाया था मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। व्हाट अबाउट कार्बन? तो कार्बन की बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समथिंग 2.5 के अराउंड आती है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मीथेन मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं, है ना, हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं। अरे समझ में आ रहा है? तो अगर मैं मीथेन मॉलिक्यूल्स को बच्चों डिसॉल्व कराऊंगा तो ये पानी में परफेक्टली डिसॉल्व नहीं करेगा, पार्शली डिसॉल्व हो सकता है स्मॉल अमाउंट के अंदर, लेकिन लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मैं आपसे एग्जांपल एक और देता हूं। मैंने बच्चों लिखा सपोज PH3 है ना, फॉस्फीन बोला मैंने, इस पे एक होगा आपका लोन पेयर्स। बताओ क्या बच्चों अगर ये सॉल्यूट होगा PH3 आपका मॉलिक्यूल दिया फॉस्फीन अपन ने, क्या बच्चों ये पानी में डिसॉल्व होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों डिसॉल्व नहीं होगा? अब चेक करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस आल्सो 2.1। जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो क्या बच्चों ये मॉलिक्यूल्स पोलर होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। तो अगर सॉल्यूट बच्चों नॉन पोलर है और वाटर मॉलिक्यूल्स अगर पोलर है तो क्या ये डिसॉल्व होगा इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो सॉल्विटी का यही लॉजिक है कि अगर आपका सामने का सॉल्वेंट पोलर है तो मॉलिक्यूल्स मस्ट बी, जो आपका सॉल्यूट है वो आपका कैसा? पोलर ही होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं कॉन्सेप्ट फॉर नॉन पोलर। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि हमारे पास प्रेजेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक सॉल्वेंट है, और बच्चों वो सॉल्वेंट क्या है? यह आपका सॉल्वेंट है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो CCl4 बच्चों कैसा होता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कैसे? इस कार्बन के साथ बच्चों लगेंगे 4Cl, यस 1 2 3 4,
अब मुझे बताओ डाइपोल का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो आप चेक करो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो बच्चों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो यहाँ पे डाइपोल का साइन ऐसा बनेगा, यहाँ डाइपोल का साइन इधर ऐसा बनेगा। बाकी बच्चों 2Cl की और बात करें, यहाँ पे डाइपोल साइन ऐसा बनेगा, इधर डाइपोल का साइन ऐसा बनेगा। अब चेक करके देखो आप कौन किससे कैंसिल हो रहा है। अब बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट है, और बाकी बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सारे के सारे डाइपोल कैंसिल। तो डाइपोल मोमेंट बच्चों जो नेट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। अगर 0 आ रही है तो CCl4 इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो अगर बच्चों CCl4 अगर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो अगर आप इसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व कराना चाहते हो, तो मैं आपसे कहूं क्या NaCl डिसॉल्व होगा? क्या NaCl डिसॉल्व होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? NaCl इज पोलर, नहीं डिसॉल्व होगा। मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आप मुझे बताओ PH3 जो मैंने पढ़ाया था अभी, क्या ये डिसॉल्व होगा? बिल्कुल कहोगे सर ये डिसॉल्व होगा, बिकॉज PH3 इज नॉन पोलर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था डाइपोल मूवमेंट के बेस पे, तो ये बच्चों इसमें डिसॉल्व परफेक्ट होगा। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चों अगर आपका सॉल्वेंट पोलर है, तो अगर सामने पोलर सॉल्यूट आएगा तो बच्चों सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अरे समझ में आ रहा है? ये आपका हो गया फर्स्ट फैक्टर, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं सेकेंड फैक्टर पे। सेकेंड बच्चों फैक्टर आता है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या चेंज करेंगे कि सॉल्युबिलिटी बच्चों इंक्रीज करनी चाहिए या फिर आपकी डिक्रीज करनी चाहिए? अगर मैं टेम्परेचर को जो बच्चों सॉल्युबिलिटी होती है उसके साथ साथ जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चों आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखाया था जब मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, केमिकल इक्विलिब्रियम, तब भी लिखाया था। तो अगर बच्चों में बात करूं डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अगर बच्चों डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहां से बात क्लियर हो गई कि अगर एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक में हीट इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट साइड। अरे समझ में आ रहा है? एंडोथर्मिक है बच्चों डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो इसका मतलब क्या लेंगे अपन, A प्लस हीट एंड यहाँ पे लिखा जाएगा B आपका प्रोडक्ट। तो अगर इस केस में आप मुझे बताओ हीट इज ए पार्ट ऑफ रिएक्टेंट, देन इस केस में मैंने पढ़ाया था LC प्रिंसिपल बच्चों, ली चैटेरियर प्रिंसिपल। तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर बच्चों सप्लाई करते हो तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब किधर होगा, टूवार्ड्स रिएक्टेंट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड में बच्चों टेम्परेचर एब्जॉर्ब होगा तो उस केस में रिएक्शन कहाँ से कहाँ जाएगी, ऑलवेज मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बच्चों फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। ये बात क्लियर हुई सभी को? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी आपकी डेफिनेटली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यस, समझ में आया ना अभी सभी को? दोनों फैक्टर्स क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर जो आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या फिर सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, कॉमन आयन इफेक्ट की अगर बात करी जाए तो जरा आप याद करो, हमने बच्चों लिया था एक कंपाउंड CH3COONH4 और साथ में हमने लिया था बच्चों यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप जरा ध्यान देना, ऊपर तो बच्चों सॉल्ट है, सॉल्ट तो पूरा आयोनाइज हो जाएगा है ना एक्वस मीडियम के साथ, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड और प्लस बनाएगा आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन मैं बात करूं ये जो गिवन बेस है NH4OH, ये कैसा है आपका, ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये जो सॉल्ट गिवन है ये हमेशा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना। तो यहाँ पे आएगा बच्चों इस तरीके से हाफ एंडेड एरो, मतलब इक्विलिब्रियम करेगा एग्जिस्ट यहाँ पे। तो इन एक्वस मीडियम यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा NH4 प्लस देन OH माइनस आयन। अब डिसाइड करो आप इन द प्रोडक्ट साइड, ये पूरी बच्चों रिएक्शन किसी एक बीकर में हो रही है, समझ में आ रहा है? इन प्रोडक्ट साइड आपको
आयंस बच्चों ध्यान दो, तो एक तो अमोनियम आयन ये दिखाई दे रहा है और अमोनियम आयन आपको यहाँ से भी दिखाई देगा, तो ये अमोनियम बच्चों यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? तो इन प्रोडक्ट साइड कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों करेगा इंक्रीज रैंडमली, और इंक्रीज करने के बाद वो किधर शिफ्ट करेगा? रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कॉमन इफेक्ट मिल जाएगा, कॉमन इफेक्ट के बाद आपका अचानक से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन बच्चों बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड शिफ्ट, तो फर्दर NH4OH का डिसॉल्यूशन नहीं होने वाला है, मतलब सॉल्युबिलिटी करेगी डिक्रीज। दैट्स व्हाई अपन बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन आयन इफेक्ट। समझ में आया सभी को? सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन आयन इफेक्ट। अब बात करते हैं बच्चों ऑड आयन इफेक्ट पे। चलो एग्जांपल और ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। मैं एग्जांपल और ले रहा हूँ इसी में। जैसे बच्चों मैंने आपसे कहा कि जरा आप AgCl को AgCl के साथ आप सॉल्यूशन बनाओ NaCl का। अब चेक करते हैं AgCl और NaCl, मैंने ये कहा तो चेक करके देखें बच्चों। यस, NaCl को हमने डिसॉल्व किया तो क्या बना आंसर? Na+ और Cl-। क्लियर है? और उसके बाद बच्चों हम लोगों ने AgCl को लिया तो AgCl में क्या बना? Ag+1 और Cl-1। तो आप ध्यान दो यहाँ पे इन द प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- आयन बच्चों क्या हो चुका है? मैक्सिमम। अरे समझ में आ रहा है? तो Cl- आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बच्चों मैक्सिमम हो चुका है तो उस केस में इन द प्रोडक्ट साइड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- इज मैक्सिमम, देन रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे समझ में आ रहा है? रिएक्शन बच्चों बैकवर्ड डायरेक्शन में आपकी शिफ्ट कर देगी, जिसकी वजह से ना तो NaCl ना ही AgCl दोनों के बच्चों जो आपकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी है, जो सॉल्युबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं क्या करेगी? डिक्रीज करेगी इन एक्वस मीडियम। यहाँ पे एक्वस मीडियम रहता है तो इन एक्वस मीडियम दोनों की सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या कर जाएगी? आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ये भी समझ में आया ना? तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या हो गया है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कोई भी डाउट्स रहेगा आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है? मैं अभी रीड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट बच्चों फैक्टर की बात करते हैं। फिफ्थ फैक्टर है आपका ऑड आयन इफेक्ट। ऑड आयन इफेक्ट, तो ऑड आयन इफेक्ट की वजह से क्या बच्चों सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? आप सभी को आंसर पता है इसका, हमने पहले भी डिस्कशन किया है। तो बच्चों ऑड आयन इफेक्ट की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो ऑड आयन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप ऑड आयन इफेक्ट की बात करोगे तो सॉल्युबिलिटी बच्चों क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी? मैं एग्जांपल देता हूं, आपको बच्चों समझ में आएगा। ध्यान दो। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों एक सॉल्ट हमारे पास है CH3COOH। आप ध्यान दो, ये बच्चों वीक एसिड है, हमने इसे आयोनाइज कराया इन एक्वस मीडियम। तो यहाँ से आयंस कौन कौन से बनेंगे? यहाँ से बनेगा आपका CH3COO- और H+ आयन। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन बच्चों हमने लिखी यहाँ पे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका अपन ने आयोनाइजेशन कराया, ये बच्चों स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे सिंगल एरो आएगा, ठीक है? तो यहाँ से बनेगा Na+ और बच्चों बनेगा OH- आयन। तो अब ध्यान दो, मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों H+ आयन OH- आयन दिखते ही ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स। अरे बात समझ में आ रही है? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बनते ही आपको समझ में आएगा कि सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन बीकर में बच्चों अचानक से कम हो जाएगा। ये पूरा होल बीकर एक है, इस पूरे बीकर के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इन फर्स्ट केमिकल रिएक्शन बच्चों कम हो जाएगा। इन द प्रोडक्ट साइड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का जैसे ही कम होगा तो बच्चों बताओ रिएक्शन कहां से कहां जाएगी? फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विल मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जितनी बच्चों रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी तो उसका डिसोसिएशन डिसोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑड आयन इफेक्ट विल डिफाइन द सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल, और उस केस में जितना अधिक ऑड आयन इफेक्ट होगा वहां पे सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ये फैक्टर समझ में आया सभी को? यस, ओके। एक मैं पॉइंट आपको यहाँ पे और छोटा सा बताता हूँ। जैसे बहुत बार बच्चों को क्या दिक्कत होती है कि सर KSP समझ में आ गया था। KSP क्या था? लिख देता हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। और अगर ऐसा लिखा है बच्चों
QSP, Q के साथ लिखा है SP, तो QSP बोला जाए या बच्चों आपको IP बोला जाए, इन दोनों का मतलब एक ही है। इस बात को ध्यान देना। बहुत से बच्चे क्या समझते हैं कि अगर न्यूमेरिकल में QSP दिया है तो सर वो सॉल्वेटिव प्रोडक्ट ही है। देखो मेरी बात समझो, KSP बच्चों किस पे डिफाइन होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, है ना। KSP को छोड़ दो, QSP हो चाहे IP हो, ये दोनों बच्चों डिफाइन कब होते हैं? अदर देन इक्विलिब्रियम टाइम। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं है तो उसके अलावा जो डिफाइन करते हैं उसको अपन बोलते हैं QSP। अरे समझ में आ रहा है? QSP बोलते हैं, IP बोलते हैं, बात दोनों का मतलब एक ही है। अरे ध्यान रहेगा आपको, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट टाइम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे। अरे समझ में आ रहा है? सिर्फ इक्विलिब्रियम पे तो KSP, किसी और अदर टाइम पे तो आपका आंसर होगा ये। अभी क्लियर हुआ सभी को? चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। एक न्यूमेरिकल लेता हूं मैं इसी के ऊपर, फिर आगे चलेंगे। एक बच्चों न्यूमेरिकल हमने लिया, क्वेश्चन में है, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। व्हाट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट इज द मिनिमम concentration of sulfate SO4 - 2 ion? What is the minimum concentration of sulfate ion required to precipitate बेरियम सल्फेट? बेटा बेरियम सल्फेट सॉल्ट है ना, उसका PPT बनाने के लिए। in a solution containing 10⁻⁻⁴ mole, 10⁻⁴ moles of barium+2 ions per liter। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ फिर से, देखो क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन रिक्वायर्ड, मतलब सल्फेट आयन का कम से कम कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए क्या बनाने के लिए? टू प्रिपेयर बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन, बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसमें क्या होना चाहिए? जिसमें होना चाहिए 10⁻⁴ मोल ऑफ बेरियम+2 आयंस पर लीटर। मतलब जो बनेगा सॉल्यूशन उसमें बेरियम+2 के आयंस कितने होने चाहिए? 10⁻⁴। अरे समझ में आ रहा है? इतना मोल्स होना चाहिए 1 लीटर आयंस, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। 1 लीटर बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर बेरियम+2 के आयंस के नंबर्स कितना होना चाहिए? 10⁻⁴ मोल होना चाहिए। तो मुझे बताओ सल्फेट आयन का मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया जाए? अरे समझ में आया क्वेश्चन? यस, क्वेश्चन अभी समझ में आया क्या? ओके। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको साथ में दे रखा है इसकी KSP वैल्यू। तो KSP बच्चों दे रखा है बेरियम सल्फेट का, बेरियम सल्फेट का KSP वैल्यू दिया है आपको 4 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है मोलरिटी की पावर 2। ये KSP वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है। ये सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाए। तो देखो बेटा KSP गिवन है, मतलब कहानी सब कुछ इक्विलिब्रियम पे चल रही है। भाई KSP मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो आपको बेरियम+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना आपको है? क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻⁴ मोल पर लीटर। तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो आपको पता है कि भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि PPT बनना चाहिए। क्वेश्चन आप रीड करो ध्यान से। तो क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट करो, यहाँ पे रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट का मतलब बेटा PPT बनना चाहिए। और कंडीशन फॉर PPT क्या होता है? PPT की कंडीशन होती है कि आपका जो QSP होगा इसकी वैल्यू अधिक होनी चाहिए KSP से, या फिर बच्चों में QSP को IP भी बोल सकता हूँ, ऐसा भी सही है। QSP को आप IP बोलो, आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सर अधिक होना चाहिए किससे? KSP से अधिक होना चाहिए। तो कंडीशन बच्चों PPT को डिफाइन करेगी। तो अपन स्टार्ट करें। यस, तो बच्चों यहाँ पे आप आयनिक प्रोडक्ट की लिखो। तो व्हाट इज द आयनिक प्रोडक्ट फॉर बेरियम सल्फेट? बेरियम सल्फेट का आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका बेरियम+2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन। अरे समझ में आ रहा है? बस वो यहाँ पे लिख दो आप।
ये हो गया आपका Ba+2 कॉन्सेंट्रेशन इनटू सल्फेट SO4-2 कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ से साइन कैसा बनाएंगे बच्चों, ये तो हो गया आईपी आयनिक प्रोडक्ट, ये हो गया आपका आयनिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन का साइन। और केएसपी बच्चों को कितना क्वेश्चन दिया, केएसपी ये दे रखा है, देखो केएसपी दे रखा है 4 × 10⁻⁶। अब उस केस में आपको Barium+2 इसका बच्चों मोल्स कितना दे रखा है 10⁻⁴ और SO4 का निकालना है कॉन्सेंट्रेशन, तो निकल के यहाँ पे कितना आएगा, तो मैं नीचे लिखता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10⁻⁴ को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा SO4-2, इसकी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन, और ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 10⁻⁴। अरे समझ में आया, यहाँ से बच्चों ये कैंसिल, तो 10⁻2 बचेगा, तो सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो बच्चों वो आना चाहिए 4 × 10⁻²। अरे समझ में आ रहा है, कैपिटल M। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा कि सर सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम कितना चाहिए, अरे मिनिमम कितना चाहिए, तो समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे आंसर इज 4 × 10⁻10 कैपिटल M। अरे बात समझ में आ रही है, दिस इज द आंसर। कोई डाउट है किसी को? यस किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हो, नहीं? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर, जो हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले कराया था उसकी बात कर लेते हैं। एक बच्चों क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया भी था, अगर आपको किसी को समझ में नहीं आया हो तो अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से, बाकी अभी भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस बच्चों क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड ब्रोमाइड है ना, PbBr2, इसकी सॉल्युबिलिटी बच्चों दे रखी है कैपिटल S, ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। Solubility of PbBr2 is S of 80% of 80% dissolution of PbBr2 take place in solution. Take place in solution. Then find KSP. Then KSP कितनी होगी? आपसे कहा है कि solubility of PbBr2 is S of 80%, dissolve in PbBr2, take place in solution, then KSP आपको बताना है ना, KSP की वैल्यू आपकी कितनी होगी। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखें इसका सॉल्यूशन हम लोग। तो बच्चों देखो PbBr2 दे रखा है, ठीक है, लिख लिया अपन ने PbBr2, और PbBr2 का अपन ने किया यहाँ से डिसोसिएशन, ठीक है, तो यहाँ से बन गया Pb+2 आयन, और यहाँ से बन गया आपका 2Br- आयन, ठीक है। तो अब आप ध्यान से बताओ मुझे, अगर बच्चों ये C होगा तो ये 0